नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कीप ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर लगातार कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आज मैं आपको एसएससी CHSL +2 लेवल का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो कि 3 जुलाई 2019 का पेपर होगा। दोस्तों मैं इसमें आपको एक से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में रहेगा दोस्तों। तो आप कोई अगला पार्ट दूसरा पार्ट होगा नहीं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर करने का फ़ायदा क्या है। तो आप समझ लें कि सबसे पहले यह फ़ायदा है कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा उसमें आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह का प्रश्न आते हैं। दूसरा यह दोस्तों कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि किस प्रश्न को छोड़ना है और किस प्रश्न को करना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप सभी के लिए फायदेमंद हो सके और आप अपने वीडियो को देख सके। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है, चित्रकार का संबंध पेंट ब्रश से है, उसी तरह किसान का संबंध किससे है। तो चित्रकार का संबंध पेंट ब्रश से है। जिस तरह चित्रकार अपना चित्रकारी पेंट ब्रश से करता है तो किसान किससे करेगा दोस्तों, तो ये हल से करेगा। तो हल कौन से ऑप्शन में है, हल तीसरे ऑप्शन में है। तो ये रहा तीसरा ऑप्शन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोला गया है, कुछ ट्रैक्टर नावें हैं, कुछ ट्रैक्टर नावें हैं। तो इसका डायग्राम बना लीजिए दोस्तों। ये देखिए ट्रैक्टर है, कुछ ट्रैक्टर को टी से लिख देते हैं, कुछ ट्रैक्टर नाव है, नाव को बी से बोट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। सभी कप नावें हैं, सभी कप, तो कप यहाँ पे सभी आ जाएगा, सभी कप नावें हैं। अब क्या है, सभी जार ट्रैक्टर है, सभी जार ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि सभी जार ट्रैक्टर है। अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष क्या बोला गया दोस्तों, देखिए कुछ ट्रैक्टर कप है, कुछ ट्रैक्टर कप है, कुछ ट्रैक्टर कप है, ये आ सकता है दोस्तों, नहीं आया गया तो यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा क्या है, कोई भी जार नाव नहीं है, कोई भी जार नाव नहीं है। तो यहाँ से भी कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जार नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पूरा पूरी कह नहीं सकते, तो ये भी हमारा सेंटेंस गलत हुआ। तीसरा क्या है, कुछ कुछ कप जार है, कुछ कप जार है, ये भी हम नहीं कह सकते दोस्तों। तो ये क्या हो गया, कोई अनुसरण नहीं करता, यानी तीनों गलत होता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों इसमें यही दिया गया है, कोई अनुसरण नहीं करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों ये दिया गया है प्रश्न। अब इसमें से आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही करें, जिससे कि एक दूसरे को बदलना है तो ये इक्वेशन सही हो जाए। तो इसमें आप क्या कीजिए दोस्तों, बाय ऑप्शन चलिए, पहले पहला चेक कीजिए फिर चौथा चेक कीजिए। तो हमने पहले चौथा ही चेक कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। इसमें से आप एग्जाम में हमेशा कोशिश करें बाय ऑप्शन जाने का। तो देखिए दोस्तों, यदि आप प्लस और गुना भाग को आपस में बदल देते हैं तो यहाँ देखिए गुना की जगह भाग डाल दीजिए और भाग की जगह गुना डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे गुना डाल देते हैं और गुना की जगह भाग डाल देते हैं। तो अब देखिए ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से देखिएगा, यदि आप इसको यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाता है, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 23 से कम 23 बचा कितना, यहाँ पे 4 और 2, यानी यहाँ पे 1 और 2 यानी 12 हो गया। अब यहाँ से इसको गुना कर दीजिए, गुना किया तो कितना हो गया, प्लस है, इसको गुना किए तो यहाँ हो गया 22, 42 दूनी यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया और यहाँ 28 तो पहले से था। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखिएगा तो जब इसको माइनस इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 40 हो गया और 40 में 84 घटाएंगे तो -44 तो हो गया, यानी यही ऑप्शन करेक्ट होता। भाई ऑप्शन चेक कीजिए हमेशा दोस्तों। मैं आप सभी को कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें, तभी एग्जाम निकलेगा। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कैसा है। देखिए आप यहाँ पैटर्न समझिएगा तो आपको पैटर्न समझ में आएगा दोस्तों कि इस तरह के पैटर्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखिए तो ये एरो देखिए, ये एरो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये एरो इधर गया, फिर देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से लेके अगर हम देखिएगा तो ये 90 डिग्री डाइवर्ट हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या 45 लिया, फिर यहाँ देखिए यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ से फिर 90,
फिर ये 90। तो यहाँ से आप अगर देखें तो क्या पैटर्न बन रहा है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला फिगर यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पर से आप इसको बना है तो ये यहाँ बन जाएगा, और ये एरो यहाँ इधर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अब इसी में ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन देखिए यही एक सही मिल जाता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इसको डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के पैटर्न में सजाना है दोस्तों। तो आराम से सजा सकते हैं। तो आप देखिए क्या है, डी ई और डी ई, लगभग सब डी ई से स्टार्ट हो रहा है, डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई। तो अब नेक्स्ट वर्ड के अनुसार आप देख सकते हैं, तो डी ई के बाद क्या आ सकता है दोस्तों, देखिए तो एन है, एक एन है और यहाँ एस है, तो पहले एन ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ से एन देख लेते हैं, तो एन कौन सा हो गया, ये देखिए एम है उसके पहले, डी ई एम। तो ये जान लीजिए कि पहले एम यानी 4 से स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर एन यानी 4 1, फिर देखिए 5, अब 4 1 से ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो 4 1, उसके बाद 5 2 3, 5 2 3। ये आप स्मार्ट वर्क से कर सकते थे, आराम से सॉल्व हो सकता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 20 टीम हिस्सा लेती है, प्रत्येक टीम के सभी टीम अन मैच खेलते हैं, दूसरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए इसमें, तो इस तरह के प्रश्न में एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ होता है n-1 इंटू 2। तो यहाँ इजी है, तो आप देखिए n कितना हो गया आपका, n 20 है, 20 टीम लेती है, इसका n-1 यानी 19 हो गया, बाय 2 यानी इसको कटाइएगा तो कितना हो गया 10, और 10 से गुना किए 9 तो कितना हो गया 190। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का प्रश्न हाथ मिलाने वाला भी होता है, तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप ध्यान से पैटर्न देखें दोस्तों, तो इस तरह के पैटर्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया, एम से एच है संबंधित, ए से एच है, सॉरी एम से एफ है, ए से एच है, आर से एम है, तो के से पी है। तो उसी तरह लॉन से क्या संबंधित होगा, यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए एम से एफ कितना का डिफरेंस हुआ, +7 का। तो यहाँ एक बार लिख भी लीजिए, तो आपको आराम से समझने में परेशानी नहीं होगी। देखिए एफ एच एम पी, यानी आप ध्यान से देखिए तो यहाँ देखिए -7, फिर +7, यानी डिजिट देखे तो इसका, फिर यहाँ देखिए +5 और +5, प्लस माइनस का अंतर हो रहा है, यानी पहले में -7 बार पे आ गया, फिर +7, फिर -5, फिर +5। तो उसी तरह पैटर्न लोन में भी जाएगा। यदि लोन में लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिए पहला क्या है +7, यानी +7, एल में 7 प्लस किए तो कितना आ गया, माइनस है, पहला माइनस, यहाँ देखिए दोस्तों पहला -7 किए तो कितना आ गया, ई आ गया। अब ओ में +7 कीजिए तो कितना आता है, भी आ जाता है। फिर ए में -5 कीजिए तो यहाँ भी आ जाएगा, और एच में +5 किए तो एस आ गया। कौन सा है, ई वी बी एस, कौन सा ऑप्शन में है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन में है। आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा, लॉजिटेक, TECH। देखिए लॉजिटेक से क्या आपका आया, CFCEBYD, यानी BAYD। आप ध्यान से पैटर्न देखें तो आप पैटर्न समझिए क्या है। देखिए एल का नंबर कितना होता है, 12। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल का कितना होता है 12। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखे। देखिए 12, एल का क्या होता है, एल का देखिए 15 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, देखिए ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, और एच का 8 होता है। तो देखिए क्या क्या है, इन 2 डिजिट का नंबर को जोड़ करके नीचे वाला का वैल्यू लिखाया। देखिए 12 में 1 और +2, जब 1 और +2 करते हैं 3 आता है, और 3 का वैल्यू सी होता है। उसी तरह 5 1 6 को जोड़ते हैं तो कितना आता है एफ, यानी छम्मा प्लेस पे एफ ही आता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या, जी का प्लेस वैल्यू 7,
देखिए जो भी डबल डिजिट है उसको जोड़ दिया गया है, और सिंगल डिजिट में क्या किया गया है, -4 कर दिया गया। देखिए 7 है, 7 में -4 कर दिया तो क्या आ गया आपका 3। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होता है C। उसी तरह 9 है, देखिए 9 का अगर एक डिजिट का है उसमें -4 कर दिया तो कितना 5, और 5 पे आ गया E। अब देखिए 2 20 है, 20 को जोड़ दीजिएगा 2 और 0 तो B, दूसरा नंबर भी B। उसी तरह 5 है, 5 में 4 घटा दिया, एक प्लेस वैल्यू तो A। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो डबल डिजिट है उसका सम करके भी दूसरे का वैल्यू लिखा है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन TION। तो अब इसे को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए I का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखिए 9। अच्छा 9 है एक डिजिट का, तो इसमें अगर हम घटा दे तो कितना, चलिए आप सबका लिख लीजिए 9। N का वैल्यू कितना होता है 14। फिर F का वैल्यू कितना होता है 6। अब यहाँ से 3 को होगी, आप चेक कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखिए 9 को अगर 5 घटा है तो कितना आ जाता है, सॉरी 4 घटा है तो 5, और 5 का वैल्यू क्या होता है E। उसी तरह N का वैल्यू 14। 14 में अगर आप घटा दिए, जोड़ देंगे, 2 डिजिट है तो 4 2 4 1 5, 5 का वैल्यू क्या होता है E। फिर N 6 है, 6 में N है दोस्तों यहाँ पे, हाँ F सॉरी F का क्या हो गया आपका 6, और 6 में यदि आप 4 घटा दिए तो क्या हो गया 2 2 यानी B। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, देखिए EB। और कौन कौन सा ऑप्शन है EEB E, यानी ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। आप यहाँ से जहाँ चेक कर लीजिएगा आगे, यही पे ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न है, बोल रहा है कि ये जिस तरह से इससे संबंधित है उसी तरह से इसमें से कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। तो आप यदि ध्यान से देखें तो क्या किया गया है, इन दोनों के बीच का नंबर यानी इन दोनों को जोड़ करके देखिए 11 और 13 को जोड़ दिया, कितना हुआ 11 और 13 को जोड़ के 2 से भाग दे दिया। तो ये देखिए कितना हो गया आपका 24, और 24 को 2 से जोड़ा तो कितना हुआ 12। अब 12 का क्या किया, स्क्वायर कर दिया है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और उसमें 2 से गुना कर दिया है तो कितना हो गया 288। इसी तरह का पैटर्न कहाँ फॉलो होगा, कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच का नंबर का स्क्वायर को 2 से गुना कर दिया। उसी तरह का अगर हम चेक करें लास्ट नंबर तो देखिए दोनों का जोड़ दीजिए तो 11 7 18, 18 का स्क्वायर 18 को 2 से भाग दिए, 18 को 2 से भाग दिए तो 9 आया, और 9 का स्क्वायर हुआ कितना हो गया 81, और 81 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 162। सेम पैटर्न दोनों में फॉलो किया, इसलिए ये सही है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई सा ऐसा फॉलो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है कि वर्ष जून जिस तरह संबंधित है उसी तरह इनमें से कौन सा है। तो आप ध्यान से देखिए, तो वर्ष यानी साल के अंदर जून आता है, तो उसी तरह सप्ताह के अंदर गुरुवार आता है, यही एक ऑप्शन है। आप बाकी चेक करिएगा तो अप्रैल के अंदर महीना कभी आएगा क्या, ये नहीं हो सकता। वर्ष के अंदर शताब्दी आएगा थोड़ी ना, शताब्दी के अंदर वर्ष आता है यानी उल्टा लिखा हुआ है, और सप्ताह के अंदर कैलेंडर आएगा, ये भी नहीं फॉलो होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉलो होगा। आप ध्यान से देखिए, वर्ष के अंदर जून आता है, वर्ष के अंदर जून आता है, वर्ष के अंदर, उसी तरह जो पैटर्न है वही ध्यान से दिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या है। अब इसमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल है आपका त्रिभुज है, इनमें से कौन सा फिगर में अंतर्निहित है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें त्रिभुज है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें तो भी नहीं है। आप इसमें देखिए अंतर्निहित, ये नीचे सबसे लास्ट में ये वाला चीज यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सही है। ये इस तरह तो काफी इजी प्रश्न है, आप आराम से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए, आराम से काफ़ी इजी प्रश्न है, आराम से सॉल्व कर सकते थे इसको। यदि आप ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, देखिए फिंगर को आपको क्या करना है, ये आया कहाँ से आया है ये आपको ढूंढना है। तो मैं यदि यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए फिंगर FINGER, देखिए फिंगर। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें, देखिए फैप का वैल्यू लिखते चलिए सबका। तो ऐप का कितना होता है, ऐप का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, 14, G 7, E 5 और R 18। तो देखिए यहाँ से क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, 9 6 15, फिर इस दोनों को जोड़ दिया गया है तो कितना आ गया 14 9 23, फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो
ठीक है, तो 14 7 21, फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो कितना गया 7 5 12 और इन्हें तो जोड़ दिया 23। देखिए क्या किया, सभी का सम कर दिया गया है। तो ठीक इसी तरह आप नेक्स्ट पे भी चेक कर सकते हैं। मार्केट में वही क्या, देखिए मार्केट एम का वैल्यू कितना होता है आपका, तो एम का वैल्यू 14 होता है। तो देखिए सबको जोड़ दिया गया है। तो यही काम आप इसमें कर सकते हैं मिल्टन में, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न समझ में आ गया आपको। तो मिल्टन में यदि आप चेक कीजिएगा तो क्या होगा, मैं कट कर देता हूँ, फिर से मिल्टन लिखता हूँ। देखिए मिल्टन एम का वैल्यू कितना होता है आपका, एम का वैल्यू 13, आई का वैल्यू 9, आई का वैल्यू 9, एल का वैल्यू कितना हो गया आपका 12, टी का वैल्यू कितना हो गया 20, उसके बाद ओ का वैल्यू 15 और एन का वैल्यू 14। सबको जोड़ते चलिए। ठीक है, 13 9 कितना हो गया 22, फिर 9 और 12 कितना हो गया 21, फिर 12 और 20 यानी 32, 15 और 20 कितना हो गया आपका 35, उसी तरह ये कितना हो गया 14 9 और यहाँ आपका 2 29। देखिए सेम तरह का पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। बस यही देखिए ऑप्शन यही था पहला नंबर, तो आप इसे और टिक कर सकते थे। इस तरह से काफ़ी इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको टाइम लेना था और आपको कोड याद रहना चाहिए, आराम से बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि आप ध्यान से देखते तो ये प्रश्न काफ़ी आराम से सॉल्व हो सकता था। देखिए क्या है 6 8 से 100 किस तरह आया होगा, यदि आप ध्यान से देखें तो 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर है, उसी से 100 आया होगा। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम किए तो कितना आ गया 100। तो नेक्स्ट पैटर्न में उसी तरह चलेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़े कितना आ गया 41। कौन सा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन। काफ़ी ईजी प्रश्न था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन सभी को गिन लीजिए। तो कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये टोटल कितना है 20 है। तो 20 टर्म है, तो आप इसे 5 5 के फॉर्म में बांट सकते हैं। तो 5 5 के फॉर्म में बांट सकते हैं, तो बांट लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से आ गया 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ से आ गया। ठीक है 5 5 के फॉर्म में बढ़ गया, आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते थे तो बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों ए डी बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला में तो डी आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए डी बी फॉर्म बन रहा है, यहाँ भी ए डी बी और यहाँ भी ए डी बी बन रहा है, तो आराम से बन सकता था। यहाँ बी बी तो क्लोज हो गया, जहाँ भी ए डी बी, अगर दूसरा में भी देखे तो आपका क्या आ रहा है, देखिए तो ए डी बी सी, तो यहाँ पे क्या फॉर्म आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ए डी बी डाले तो उसके बाद सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी, उसके बाद यहाँ पे फिर से बी, उसके बाद यहाँ देखिए अब पूरा पैटर्न तो समझ में आ गया। देखिए ए है, डी है, बी है, फिर सी है, ए है, यही पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, इस पर आप पुट करते चलिए। तो दूसरा पैटर्न क्या आ गया, यहाँ ए, फिर से ए और सी, कौन सा ऑप्शन में है ये, आराम से सॉल्व कर सकते थे, काफ़ी ईजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, आराम से सॉल्व कर सकते थे। देखिए क्या बोला, प्रवक्ता गायक पुरुष, तो कौन सा इसमें सही है। देखिए ये है प्रवक्ता, प्रवक्ता गायक भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, तीनों एक दूसरे से मिल सकता है, तो यही पहला वाला डायग्राम इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पैटर्न यदि समझिए तो कितना इजी पेज, तो ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या है 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, तो पहले कितना का अंतर है 2 का, फिर कितना का है 4 का, यानी 11 2 13, 13 4 17। तो इस तरह का पैटर्न देखिए कहीं दिख रहा है क्या, 29 2 31, 31 के बाद 10 हो गया, तो ये पैटर्न नहीं फॉलो होगा। 5 2 7, 7 दोनों यानी 2 2 हो गया, ये भी नहीं हुआ। अगर तीसरा देखे तो यहाँ कितना है 6, उसके बाद यहाँ देखिए तो कितना हो गया शायद 7 3, और यहाँ फिर 6 6 6 का पैटर्न, ये भी फॉलो नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट वाला देखिए तो क्या है 19 4 23, और फिर क्या है 23 6 29, तो देखिए यहाँ पे भी फिर 4 और 2, यहाँ भी था 2 और 4 यानी 2 प्लस हुआ, उसके बाद यहाँ भी 2 प्लस हुआ, यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से भिन्न क्या है। तो ये पहले क्या है ड्राइविंग, फिर पैरासेलिंग, तैराकी और सर्फिंग। तो आप देखिए कि ये तीनों क्या है, आपका गेम है, लेकिन ड्राइविंग गेम नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका काम है, कोई काम है यानी वर्क है, ठीक है।
या कह सकते हैं कि ये कोई आपका धंधा है, ऑक्यूपेशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न में बोला गया है क्या, यदि सबसे नीचे वाली संख्या 2 है तो सबसे ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी। तो सबसे नीचे वाली 2 है, उसकी सबसे ऊपर वाली संख्या क्या होगी। तो आप क्या कीजिए, इस तरह के प्रश्न में क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या है, 3 है, 3 है। अब इसमें से कॉमन लेके क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो देखिए 3 कॉमन ले लिए, क्लॉकवाइज घूम गए तो कितना आया, 4 और 6। ठीक इसी तरह इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर से होगा। तो इधर क्या आ गया, 3 कॉमन था, 5 और 2। तो 2 के देखिए विपरीत तो क्या होगा, 6 रहा होगा। ये सब क्या है, इसके विपरीत रहता है। तो 2 के विपरीत 6, 6 कौन सा ऑप्शन में। आराम से सॉल्व कर सकते थे, काफी इजी प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, तो काफ़ी इजी है। यदि आप ध्यान से देखें तो यदि आपको मिररिंग आता होगा तो ये आराम से बन जाएगा। ये इस तरह का पैटर्न है। यदि आप यहाँ से इसको खोलें, यहाँ देखिए, यहाँ से इसको खोलिएगा तो ये मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो देखिए ये क्या होगा, आपका ये क्लोज होगा क्योंकि मिरर के फॉर्म में रहेगा। तो ये इधर से ऐसे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से आपका ये नीचे जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से रहेगा। तो ये पैटर्न रहेगा और ये आपका इधर से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यदि इस तरह का फिगर बनेगा यहाँ से। अब यदि आप इसको खोले तो देखिए इसका मिरर ये सेम बन रहा है, यानी यहाँ से आपका ये बोल सकते हैं कि पहला चेक है। आपने दूसरा प्रश्न भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे बन तो रहा है, लेकिन ये देखिए ये वाला और ये वाला दोनों अलग फॉर्म में बन जा रहा है। तो आप यहाँ से ऑप्शन बाय थ्रू ऑप्शन जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न में, तो आराम से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें से आप सबको भिन्न छांटना है कि कौन सा ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, सभी नंबर के डिजिट को जोड़ दीजिए। 7 + 2 + 6 + 1, यदि आप सभी को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 7 2 9 9 7 16। फिर इससे जोड़िए तो कितना हो जाता है, 2 4 1 3, यानी 9 आ गया। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 18, और इसे भी जोड़िएगा तो 18। तो आप देखिए इसमें से कॉमन क्या है, ये तीनों डिजिट क्या है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये 3 से डिविजिबल है क्या, इसलिए ये क्या है, ये पैटर्न अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अलग है, आराम से बना सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज आराम से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, मिरर रखा हुआ है, आपको बताना है। तो देखिए ये क्या होगा, ये तीनों डॉट तो इस तरह आएगा क्योंकि जो दूर होता है वो सामने होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये इस तरह का फिगर, ये तो कट हो गया आपका, ये है। अब देखिए ये जो पैटर्न होगा ये इधर घुमा होगा इस तरह से, और यहाँ पे ये आपका स्माइली होगा। तो आराम से बना सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन सही था, इस तरह से आराम से टिक कर सकते थे। मिरर इमेज तो काफ़ी इजी प्रश्न होता है। अब देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है रीजनिंग का, तो आप देख लीजिए लास्ट पर, उसके बाद हम चलेंगे जनरल अवेयरनेस में। तो यदि आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए जिससे कि आप 100 के 100 क्वेश्चन समझ में आ सके कि किस तरह के क्वेश्चन है और हमारा वीक पॉइंट कहाँ है। तो उस पर आप काम कीजिए। हमेशा अपने हर स्टूडेंट को अपने वीक पॉइंट पर काम करना चाहिए, जिससे कि वह आगे जाके उसे मजबूत करे और एग्जाम को क्रैक कर सके। यदि आपका सपना ही है एग्जाम क्रैक करने का, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, यदि आप अपने वीक पॉइंट पे काम कर लिए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं कि इसका प्रश्न का आंसर। वैसे ऑप्शन तो देख लिए, मैं आप सभी से चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि मैं इस तरह को किस तरह से सॉल्व किया हूं। चलते हैं अब हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की तरफ। मैं जानबूझकर एक प्रश्न छोड़ता हूँ आप सभी के लिए कि क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सभी अपने पढ़ाई को लेकर कितने सजग हैं। तो आप सभी अब इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए जनरल अवेयरनेस प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या था, जनवरी 2019 में आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान परितंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी। तो किस पैनल की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा नंदन नीलेकनी पैनल। क्या याद रखिएगा, नंदन नीलेकनी पैनल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें बताया क्या गया है, ध्यान से देखिए। बोला गया है 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टीतार मुथैया चिदम्बरम चेट्टियारा ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की थी 1937। ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ध्यान से याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्ति एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो याद रखिएगा, पन्नीर सेल्वम समिति। कौन सी समिति थी? पन्नीर सेल्वम समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसका है? तो ये तो बच्चा भी बता देगा दोस्तों, किसका था? भगत सिंह का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पिंगली वेंकैया को आज किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रध्वज का डिजाइन किया था। तो यदि पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया ने। साथ ही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो वो सभी आप कमेंट में बताएं कि हमें क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको मार्च 2019 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आचार अधिकारी के नियुक्त किया? तो किसे किया गया था? डी के जैन को। एथिक्स ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया? डी के जैन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुष एक दिवसीय विश्व कप जीता? तो 2011 में जीता था, जिसमें धोनी ने जिताया था, और धोनी ने कितना रन बनाया था? 97 रन शायद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का अंग्रेजी अर्थ पूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS का फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 90 के दशक में किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ अपनी पहली एल्बम बूंदे रिलीज किया? तो किसने किया था? सिल्क रूट ने किया था। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो याद है कि ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आए हुए हैं। मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो में करवाया हुआ है, या कि आप वीडियो देखें, उनमें भी ये पूछा गया है। तो आप सभी को ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, और आपको उसे जरूर पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरणों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पावर सेंटर नहीं है। बाकी UiPath, ऑटोमेशन एनीवेयर और ब्लू प्रिज्म, ये तीनों रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव्य प्रत्येक दिशा में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो पास्कल के नियम इसको व्याख्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात के लिए निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर नया हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 648 करोड़ रुपए का ठेका मिला? किसे मिला था? हिरासर। कौन से स्थान को मिला था दोस्तों? याद रखिएगा, हिरासर, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। और कितने का मिला था? तो याद रखिएगा 648 करोड़। क्योंकि प्रत्येक पैटर्न में क्या होता है, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में क्या आता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते। किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया? तो बैडमिंटन में अब ट्रिपल्स भी खेला जाएगा। ट्रिपल्स मतलब क्या है कि अब दोनों साइड 3-3 प्लेयर का मैच होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो विभूति शर्मा का किसका? संतूर से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को रूप में घोषित किया था। तो विश्व साइकिल दिवस को 3 जून के रूप में घोषित किया था। तो साथ ही इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी बताएंगे 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किस एशियाई क्रिकेटर को नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? कुमार संगकारा को किया गया है। कुमार संगकारा किस टीम के लिए खेलते हैं? तो याद रखिएगा श्रीलंका के लिए खेलते हैं। ठीक है। और साथ ही पूछा तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा कोलंबो है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डोलोमाइट निम्नलिखित धातु में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। दोस्तों जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उस समय के करंट मंत्रालय और तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा गवर्नर को जरूर याद करके जाए, क्योंकि इससे 1 नंबर हमेशा कंफर्म रहता है। तो आप जानते हैं कि 1 नंबर का महत्व कितना होता है दोस्तों। इसलिए आप सभी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आप जरूर से जरूर इसे पढ़ के जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1993 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो ऐसा कौन सा बांध है जो इंदिरा सागर बांध स्थित है? कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और जो कि क्या है? तो याद रखिएगा कंक्रीट गुरुत्व बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो काफी इजी प्रश्न है। गंगा की सहायक नदी जो बांग्लादेश में बहती है उनका नाम है पद्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है जीएस का। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ध्यान देखिए क्या है। राज्य वित्तीय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्तीय नियमों की स्थापना का प्रावधान है। तो ये क्या था? 1951 ईस्वी में किया गया था। तो ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन जो कि जीए जनरल अवेयरनेस के थे। अब हम चलेंगे मैथ सेक्शन की तरफ। दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि मैंने यहाँ तक 50 क्वेश्चन कर चुका है। अब यहाँ से मैं 50 क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि मैथ्स और इंग्लिश का होगा। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहें और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप सभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यदि आप एग्जाम करेक्ट जानना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आप में पेशेंस होना जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी पेशेंस बना के वीडियो देखते रहें जिससे कि आपकी पेशेंस बनते रहेगी और आप एक साथ एग्जाम करने की एबिलिटी भी आती जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम मैथ की सेक्शन में कि मैथ का किस तरह का प्रश्न है। ये मैथ का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न क्या हो रहा है? साइन थीटा और सेक थीटा 2/3 है।
तो आप क्या कीजिए, और यहाँ बता रहा है कि थीटा जो है ना 90 से 0 के बीच में है, तो इसमें आप वैल्यू पुटिंग कीजिए। तो सबसे पहले थीटा को 30 मान लीजिए। देखिए 30 मान के हो रहा है क्या, यही साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ गुना सेक 30। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करते तो 3 हो जाता है। यदि इसको कटा दीजिए तो क्या होगा 2/√3 यानी 2/√3। तो यहाँ से हम समझ गए कि थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब आराम से आप वैल्यू पुट करते सकते हैं इन दोनों पे वैल्यू पे। तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 12। तो इधर कितना आ जाएगा आपका 4, यदि 12 लिए तो यहाँ 4, यहाँ कितना आ जाएगा आपका यहाँ 3, तो 3 3 9, 9 4 13, तो 13/12 कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। आराम से सॉल्व कर सकते थे। क्या कीजिए आप थीटा को पुट करते चलिए तो आराम से सॉल्व हो सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये ज्योमेट्री का प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो क्या प्रश्न बोल रहा है सुनिए। किसी वृत्त का केंद्र O है जिस पर PAX एंड PBY किसी बिंदु P से बिंदु A और B पर स्पर्श रेखा है। वृत्त पर बिंदु B है जहाँ QAX। तो देखिए सबसे पहले इसको फिगर से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, एक वृत्त है, वृत्त पर सेंटर क्या है आपका O है, O। अब देखिए यहाँ से क्या बोला कि दो स्पर्श लिखाए हैं कोई बिंदु P पर, तो यहाँ बिंदु P है, यहाँ से तो स्पर्श रेखा यहाँ से ले लीजिए, और यहाँ से भी यहाँ भी कोई बिंदु है तो यहाँ से स्पर्श रेखा है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए PAX, तो यहाँ पे A और B ये क्या है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है तो ये बिंदु A और B, और यहाँ पे इसको X मान लीजिए, इसको Y मान लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर क्या बोल रहा है, देखिए वृत्त पर Q बिंदु है, यहाँ पे Q बिंदु है तो यहाँ पे हम Q मान लेते हैं। तो Q बिंदु यदि मानिएगा तो इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोला, देखिए जहाँ QAX 49 है, देखिए QAX यानी ये वाला एंगल कितना दिया है 49 है, तो ये एंगल 49 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे क्या बोल रहा है, QBY 62 है, यानी QBY यानी ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है आपको 62 है, यहाँ तक 62। एक बात हम जानते हैं कि देखिए ये यहाँ से सेंटर है तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बराबर है। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए एक बात हम ये भी जानते हैं, निकालने क्या बोल रहा है उससे पहले देखिए QAQB निकालना है, यानी AQB यानी हमको ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है आपका टेंजेंट है, और टेंजेंट से कोई भी जब भी टेंजेंट से होता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो उससे पहले देखिए कि ये क्या है कि 49 है, और हम जानते हैं कि इस टोटल का सम कितना होता है 90 होता है। तो ये 49 है तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये 41 डिग्री हुआ होगा, तभी तो ये 49 होगा दोनों मिलके। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी इन दोनों का मिलके 90 डिग्री पूरेगा। तो ये 62 है तो ये इधर आके कितना मिलेगा, तो दोनों मिलके 92 होगा, तो ये 62 है तो ये वाला एंगल, ये वाला सिर्फ एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 62 है तो ये कितना हो जाएगा 28, तो ये एंगल 28 हो गया आपका ये वाला। तो हम जानते हैं कि कलर चेंज कर रहा हूँ फिर से आप लोगों को हौच पौच हो जाएगा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ बोला ये एंगल पुराना है, तो हम जानते हैं कि ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये 41 है तो ये भी कितना हो जाएगा 41 डिग्री, और ये 28 है तो ये भी 28 डिग्री। अब हमें ये पूरा एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 41 और 28 यदि जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 819 69 कौन सा ऑप्शन में, यहाँ देखिए 4। आराम से सॉल्व कर सकते थे ये, आराम से आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह के प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए ये डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोला क्या
कि एक समान गति से चलने वाली ट्रेन 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 घंटे में पार कर सकती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करें। तो यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई की करते हैं तो जोड़ देते हैं दोस्तों। तो 360 क्या है, ट्रेन एक समान गति से 360 मीटर लंबी ट्रेन है। यदि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेंथ मान लेते हैं और देखिए यहाँ सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 24 सेकंड में पार करती है। तो यदि हमको अगर स्पीड पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को यदि पार करते हैं तो वो क्या करते हैं, नेगलेक्ट मानी जाती है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि 55 सेकंड में अगर 24 सेकंड में 360 मीटर ट्रेन पार है तो स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 24 सेकंड, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को खड़े नेगलेक्ट मारते हैं तो यहाँ से आप यदि इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ रहा है, 15। तो यहाँ पे आप क्या किए, यदि 55 सेकंड में पार करती है तो स्पीड कितना आ गया आपका, 15। तो इसको यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। यदि आप करते हैं तो कितना आता है, 60 प्लस एल, यहाँ पे कितना हो गया, 55 गुना 15। 55 गुना 15 कीजिएगा तो कितना आता है, 825। अब एल बराबर क्या करेंगे, 825 माइनस 360। यदि इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ रहा है आपका, 465 आ रहा है। आराम से सॉल्व कर सकते थे, 465 आंसर। एक बात इसमें याद रखने वाली बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति को यदि ट्रेन पार करती है तो समझ लीजिए कि वो अपनी लंबाई को ही पार करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये ट्रिगो का क्वेश्चन है तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। देखिए क्या कीजिए, इसमें आप दोनों तरफ कॉट से गुना कर दीजिए। यहाँ भी कॉट से गुना कर दिए तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब इसको चेंज किया तो ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर से कीजिए। कॉट स्क्वायर कितना आ गया आपका, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा आपका इसका, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया, देखिए तो √6 दिया हुआ है। तो कॉट थीटा का वैल्यू √6 दिया तो रूट स्क्वायर का क्या होता है, रूट कट जाता है स्क्वायर में। तो 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1 तो कितना गया, 6 प्लस 1 7 और 6 माइनस 1 5। 7/5 कौन सा ऑप्शन में, यहाँ देख लीजिए। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको यहाँ पे सिर्फ आपको कॉट से गुना करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये DI का प्रश्न है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। यदि आप ध्यान से देखिए तो ये बता रहा है, जो ब्लू कलर में है 2016 के बारे में बताया गया और जो रेड कलर है 2017 के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात की गए सभी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या 2017 में निर्यात की गए B वाहनों की संख्या के कितने प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2016 में सभी प्रकार की संख्या का औसत निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ए यही है, जितने ब्लू लाइन वाली है सबको जोड़ लीजिए। यदि आप सबको जोड़ लीजिएगा तो सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका, तो सबको जोड़ने के बाद 210 आ जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद औसत निकालने के लिए जितना नंबर है उसे डिवाइड देते हैं। तो यदि 5 से डिवाइड दिए तो कितना आ गया आपका, तो देखिए 5 चौक 20 यानी 42। अब देखिए क्या बोला गया है उसके बाद, 2017 में निर्यात किए गए टाइप बी में कितना निर्यात किया गया है, 50 से कितना कम है। तो देखिए 50 यानी 8 कम है, जिससे कम होता है उसको नीचे मानते हैं 50। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। यदि आप कीजिए तो 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16 यानी 16% कम है। कौन सा ऑप्शन है, पहला है। आराम से सॉल्व कर सकते थे, काफी इजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये ट्रिको का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। तो इसको एवेल्युएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, साइन को और कोसेक को 1 टर्म में ले आइए। तो देखिए साइन को यदि कोसेक लाते हैं तो 1/कोसेक आता है। देखिए यहाँ साइन थीटा है, इसको 1/, साइन को कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा है और इसको क्या कर लेंगे, 1/cos थीटा कर लेंगे। तो दोनों को कॉस का उसके टर्म में ले आए। अब देखिए नीचे क्या कीजिए, आप tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को, tan स्क्वायर थीटा को देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखिए क्या कीजिए, इसको जब एवेल्युएट कीजिएगा तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा। ठीक उसी तरह यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। और नीचे को एवेल्युएट कीजिएगा। यदि इसे आप एवेल्युएट करके कटाइएगा तो कटाने के बाद ये आ जाएगा लगभग, देखिए ये आएगा cos
क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा। आप यदि इसे एवेल्युएट कीजिएगा, तो मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। इसी को आप आगे बाय प्रोसेस लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यदि इसको चेंज कर दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है, और क्यूब क्यूब तो कॉट क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉट क्यूब थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे R3 के बराबर है, लेकिन यहाँ R का वैल्यू भी रहा है, तो ये 3 यहाँ से कट जाएगा, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। यहाँ पे ये इस तरह से आराम से बना सकते थे। आप घर में ट्राई जरूर कीजिएगा, मैं यहाँ पे प्रोसेस आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह कम था इसलिए मैं नहीं बता पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CISI का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते थे। बोला 10,000 की राशि किसी निश्चित ब्याज पर वार्षिक दर से संयोजित हुए 2 वर्षों में इतना हो जाती है, निश्चित ब्याज से, ठीक है। उसी राशि उसी दर पर साधारण ब्याज पे क्या होगी। यहाँ पे ये राशि संयोजित है, यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर ये संयोजित है। तो यदि आप निकाल लें 2 वर्षों के लिए संयोजित थी, तो आप देखिए यदि ब्याज निकाल लें तो इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 1664। ब्याज कितना, मूल राशि कितनी थी 100। यदि आप इसे कटा दें, यहाँ अगर यदि आप इसे कटा दें 100 से, क्योंकि हम निकालने की किस रेट पे था, रेट निकालने के लिए आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 20 यहाँ से कट गया तो रेट कितना आ गया, देखिए तो 16.64 आ गया, ये आपका रेट आ गया 16.64। ऐसा कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसका 2 साल में 16.64 आता है। तो आप सभी आराम से बता सकते थे कि 8% का ही 16.64 आता है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से आपको रेट पता चल गया। अब आपको बताना है कि उसी राशि पर उसी दर पर ये इतने सालों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो आराम से लिख सकते थे, लेकिन इसको लिखिएगा चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 2 27, या इसको चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27/5। तो अब यहाँ से आराम से बना सकते थे, मूलधन कितना है आपका 10,000, रेट क्या है आपका देखिए तो 8%, और वर्ष कितना गया देखिए तो 25 यानी 27/5 साल और इंटू 100। यदि आप इसको 100 कीजिएगा तो 100 से 100 कट गया, ये 5 से कटा है तो कितने बार में कट गया 20 2500, और 20 गुना 8 गुना 27 यदि कीजिएगा इससे तो ये कितना आ जाएगा 4320। ये कौन सा ऑप्शन में आपका, देखिए ये आराम से सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना था कि ये 8% कैसे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से DI का प्रश्न है, देखिए क्या है इस बार। बोला कि कंपनी द्वारा 2017 में निर्यात किए गए, 2017 मैंने बताया था पिछले बार लाल वाला है, ये 2017 है, ये वाला सब लाल वाला जितना भी है 2017 है। किए गए C और E टाइप के वाहनों की कुल संख्या 2016 में निर्यात किए गए प्रकार ABC टाइप की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, अधिक है। तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो पहले 2017 में C और E टाइप के, देखिए 2017 लाल वाला, उसमें से C यानी ये 45 और E ये 17 है ना, तो ये 52.5 और ये 62.5, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 115। 115 कौन सा हो गया, देखिए 2017 में हो गया तो यहाँ 2017 लिख दिए। अब फिर बोला क्या गया 2016 में A B और C, 2016 में A 25 B 40 और C कितना है, C कितना था दोस्तों, यहाँ पे C था आपका 45। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2016 का आ जाएगा आपका 110। बोला कितने अधिक है, तो आप देख लीजिए 5 अधिक है। किस में से, आपको बोला 2016 वाले में से, यानी 16 वाले में से 110 परसेंटेज के लिए यहाँ 100 से गुना कर देंगे कि 1 0 कट गया, और जहाँ क्या हो गया आपके पास देखिए तो 50/11। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4.5 समथिंग। एक डिजिट लेने बोला तो एक डिजिट ले लीजिए। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ये ऑप्शन है, आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न कितना ईजी है, आप ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रश्न इजी और हार्ड ही होता है, यदि आपको आता है तो वो इजी और नहीं होता है तो वो हार्ड है। तो आराम से सॉल्व कीजिएगा तो सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। बोला पाइप A और B किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C पूरा टैंक 6 घंटे में खाली कर सकता है।
ए और बी 3 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं, उसके बाद फिर बंद किए जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए का इफिशियंसी और बी, ए 8 घंटे में, बी 12 घंटे में बढ़ सकता है और सी खाली कर सकता है, तो सी के लिए माइनस लगा देते हैं। वो कितना है, उसका इफिशियंसी 4 है। यदि इसका हम सबका निकाले तो कितना होगा, देखिए तो 24, 8 या 24, 12 दूनी 24 और ये 4 है, सॉरी ये 4 नहीं दिया हुआ, इसका 6 दिया हुआ है। तो 6 तो ये कितना करेगा, 6 चौक 24, यानी ये -4 की इफिशियंसी से पानी निकालेगा। बोला क्या कि ए और बी को 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, यानी इन दोनों 1 घंटे मिलकर 5 लीटर पानी भरता है, तो 3 घंटे में खोल दिया तो ये तीनों मिलकर कितना 15 लीटर पानी भर देगा। 15 लीटर पानी भर दिया ए और बी मिलकर 3 घंटे में। अब बोला कि फिर बंद कर दिया जाता है ए और बी को, और तथा सी तुरंत खोल दिया जाता है, तो पाइप सी टैंक को कितने देर में खाली कर देगा। तो 15 लीटर पानी तो अब टैंक में भर गया, अब उसे खाली करने के लिए किसे बोला गया है, पाइप सी, और सी 1 घंटे में कितना कर सकता है खाली, 4 लीटर, तो इसे 4 लीटर से खाली कर देंगे। यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना देगा, 3/3/4। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आराम से सॉल्व कर सकते थे, इजी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर PQ, देखिए चक्रीय चतुर्भुज पहले बना लीजिए, यहाँ नाम लिख लीजिए PQRS, मतलब PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। बोला क्या P R से 4 गुना है, यानी P जो है ये एंगल वो R से 4 गुना है। यदि इसको हम थीटा मान लें तो ये 4 थीटा हो गया, क्योंकि 4 गुना है क्वेश्चन के अनुसार। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एंगल एस क्यू से 3 गुना है, तो एंगल एस क्यू से, यानी इसको अगर हम अल्फा मान लेते तो ये कितना हो गया, 3 अल्फा हो जाता है। तो क्यू तथा आर का योग होगा। तो हम एक बात जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज होता है तो अपोजिट एंगल जो होता है दोनों का सम 180 होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 थीटा प्लस थीटा का सम कितना हो गया, 180 हो गया, यानी 5 थीटा का सम हो गया 180, यानी हम थीटा का निकाले तो यहाँ से थीटा कितना आ गया आपका 36 डिग्री। तो हम थीटा तो यही एंगल आर माने हैं, तो एंगल आर का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, उसी तरह से इसका भी अपोजिट कितना होगा 180, तो 3 अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना हो गया 180, 4 अल्फा बराबर कितना हो गया 180, यानी हम अल्फा का वैल्यू निकाले तो यहाँ से कितना आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोला है, एंगल क्यू तथा एंगल आर का आपको वैल्यू बताना योग। तो एंगल क्यू और एंगल आर का योग कर दीजिए तो कितना 6 5 11 4 7 1 8 81, 81 कौन सा ऑप्शन में दिया, देखिए आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई है, आराम से सॉल्व कर सकते थे इसे। देखिए सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, पहले हम जानते हैं कि ऑप का काम होता है, तो यहाँ देखिए यहाँ से कितना आ गया आपका, ये 3 दूना 6 हो गया, लिख लीजिए यहाँ पे 6 हो गया। यदि 6 हो गया उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए 6, उसके बाद यहाँ पे भाग होगा, याद रखिएगा 6/3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गुना 6/2, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक इधर देखिए फिर यहाँ क्या है, गुना है, 3 है, भाग है। अब देखिए भाग है तो भाग डाल दीजिए और यहाँ ब्रैकेट का काम कीजिए। देखिए यहाँ पे यदि कटा दीजिएगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ देखिए इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया यहाँ 25। अब यहाँ से आप सॉल्व करते चलिए, ब्रैकेट है यहाँ लिख दीजिए 5 प्लस ये 5 गुना 5, आप पहले लिखना ही होगा आपको 5। अब ये देखिए इसका 5 आया था तो डिवाइड कितना हो गया आपका 25। ये देखिए यहाँ पे फिर कितना है माइनस है, अब यहाँ पे 5 है और ये 2, यानी कितना आ गया आपका 5/2। ये क्लोज किए आप। यदि आप क्लोज किए तो यहाँ पे देखिए 2/3 होता है, यहाँ पे गलती से हो गया 2/3, ये 3 3 कट गया, यहाँ 2 होता है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ कितना आ गया, यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए तो कितना आ रहा है, देखिए 5 प्लस, यदि इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 5/25, यानी 1/5, यानी 5 प्लस 1/5 माइनस 5/2। यहाँ से सॉल्व की, हाँ यहाँ से सॉल्व किया तो देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी 5 दूनी 10, एलसीएम 10 है तो यहाँ कितना हो गया
10 यानी 50 प्लस 5 दूनी 10, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 25, यानी सॉल्व की तो कितना गया देखिए, तो 23, 50 में 23 गया तो कितना बचा आपका 23 7 30, यानी आपका 27 बचा, 27/10 ये बचा। अब देखिए यहाँ क्या है आपका डिवाइड है, तो डिवाइड को यदि उल्टा दिए इस टर्म का तो पूरा वैल्यू आ गया 27/10। इधर क्या बचा था देखिए, तो यहाँ बचा था 2, इधर बचा था फिर गुना 3, यदि हम भाग को उल्टा कर दिए तो कितना हो गया देखिए, तो 10 इधर आ गया, ये 27 इधर आ गया, इससे कटा है तो 3 नंबर 27 हो गया, तो ये आ गया 9 आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया, तो ये बच गया 3, यहाँ पे बच गया कितना आपका 20/9 बच गया। आंसर है आपका कितना 20/9, यहाँ पे 6/7 है। दोस्तों यहाँ पे लगता है कुछ छूट गया है, यहाँ पे गैदरिंग के से पता नहीं चला, तो आप एक बार इसको घर में कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, ये 6/7 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपनी आय का 25% बढ़ा देती है, तो उसकी बचत में क्या है। तो यहाँ मान लेते हैं कि उसकी आय थी पहले 100 रुपया, यहाँ आय को इनकम लिख लेते हैं, तो वो खर्च कितना करती थी 80%, खर्च को हम एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, तो 80 खर्च करती थी तो बचाती कितना थी, बचाती को सेविंग को एस मान लेते हैं, तो वो 20 रुपये, क्योंकि वो यदि 100 रुपये कमाता है कोई आदमी और 80 रुपये खर्च करता है तो ऑब्वियस सा बात है कि 20 रुपये वो बचाता होगा। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, तो 30% बढ़ गई, तो 100 रुपया थी तो 30% बढ़ गई तो 130 रुपया हो गया। यदि वो अपना खर्च 25% बढ़ा देती है तो 80 का 25% कितना होता है 20, यानी अब वो उसका पहले खर्च था 80 रुपया, तो अब कितना गया खर्च 100 रुपया। यदि 130 रुपये कोई आदमी कमाता है और 100 रुपये खर्च करता है तो बचाएगा कितना 30 रुपया। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, बाय ऑप्शन अब बताना है। तो देखिए 20 रुपये पहले वो बचाती थी, अब 30 बचाती थी, यानी अब कितना बचाने लगी 10 रुपये ज़्यादा बचाने लगी किसमें। तो आप आराम से देखिए कि पहले 20 रुपये में बचाती थी, आराम से 20 रुपये में अब 10 रुपये बचाने लगी, और अब इसके बाद क्या है आपको बताइए, इसको 100% निकालने के लिए 20 25 100 कटा दिए और 5 ढंग 50 यानी 50% आराम से। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई आदमी 20 में से 30 बचा रही है तो 20 को अगर 2 टर्म में करें तो 10 तो 10 टर्म अगर बचाती है तो 50% तो ऐसे बच रहा है, आराम से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न पढ़िए, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित है। तो मान लेते हैं कि पहले उस पर 100 रुपया था लेकिन उसका ज़्यादा 120 रुपया अंकित है, 1.2 गुना यही हुआ। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर कितना 10% रह जाता है, तो लाभ फाइनली कितना होता है 10%। यानी यदि कोई आदमी 10 रुपये में CP 100 रुपये उसमें खरीदा होगा तो 110 रुपये उसका लाभ हुआ, क्योंकि 10% का लाभ हुआ तो 110 रुपये रह गया। तो बोला कि छूट प्रतिशत क्या करे, तो क्या क्या हो, कोई भी छूट हमेशा MP पे ही देता होगा, तो 120 में 110 रुपये ही प्रॉफिट रहा, तो 10% का छूट दिया किस पर 10 का छूट दिया कितने पे 120 पे इंटू 100। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, 100 से इसको कटाए तो ये कितना आ जाएगा 8:1/3। ये कौन सा ऑप्शन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है के प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया है, एक वृत्त के अंदर एक आयत जिसकी भुजा 4:3 में है। देखिए तो एक वृत्त है, पहले आप वृत्त बना लीजिए, उसके अंदर एक आयत है, एक वृत्त के अंदर आयत है जिसका अनुपात देखिए क्या दिया है 4:3 में इसका दिया गया है लंबाई गुणा। ठीक है, अब बोला गया इसका परिमिति दिया गया है, तो परिमिति यानी इसका पेरीमीटर दिया गया है। तो देखिए यदि हम जोड़ ले तो देखिए परिमिति क्या होगा 4 इधर भी होगा 3 इधर भी होगा, यानी सबको जोड़ ले तो कितना हो गया 14। 14 बराबर कितना दिया हुआ है 56 दिया है, तो 1 बराबर हम निकाल सकते हैं कि नहीं, 1 बराबर कितना होगा 4। एक बात हम जानते हैं, देखिए ये अगर यहाँ से हम इसके पीछे का ये विकर्ण खींचे तो यहाँ से लेके ये विकर्ण खींचे तो क्या होगा, विकर्ण कैसे निकलता है, देखिए तो यही कहीं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा ट्रिपलेट लगा दीजिए,
3 4, तो ये कितना रहा होगा 5, यानी 1:4 रहा है, तो 5:4 कितना आ गया आपका 5:4 यानी गुना 20, यानी इसका वैल्यू 20 आ गया। यदि हम इसका आधा कर दें तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर नहीं हो रहा है, व्यास नहीं हो रहा है, यदि आधा कर दे तो क्या हो गया, ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको दिखा दे, मैं कलर चेंज करके दिखा दूँ तो ये देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक रेडियस हो गया, तो ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पे अगर पूरा ये 10 था तो रेडियस कितना, सॉरी टोटल पूरा 20 था तो रेडियस कितना आ गया आपका 10। तो यदि आपको याद है कि पाई में वैल्यू दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि अब पूछा क्या गया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी 10 गुना 10 कितना हो गया, देखिए तो 100 पाई आ गया। कौन सा ऑप्शन में 100 पाई, देखिए यही आराम से आंसर सॉल्व कर सकते थे। चलिए आराम से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान से अगर प्रश्न पढ़े तो देखिए क्या है प्रश्न, बोला कि 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने वाले डी और ई टाइप के वाहनों की कुल संख्या 2016 मैंने बताया था, देखिए ब्लू वाला 16 है, तो डी और ई यानी 2016 में डी और 2016 में ई, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 47.5 और 52.5, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है 100 हो रहा है। उसके बाद क्या बोला गया है 2017 में निर्यात किए गए सी और ई टाइप के वाहनों का क्या अनुपात है। 2017 में क्या क्या गया है सी और ई, देखिए तो 2017 में सी ये है और ई ये है, तो कितना हो रहा है देखिए तो 52.5 और 62.5, 52.5 और 62.5 कितना हो गया आपका 115 हो गया। तो इसका अनुपात पूछा गया है, तो इसे हम कटा दे तो देखिए इसको कटा दिए तो 20 और इसे कटा दिए तो 23, 20:23 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन में देखिए आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला त्रिभुज ए बी सी में बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, बी सी पर ई एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बनाए हैं, पहले फिगर समझिए ध्यान से। देखिए ये एक त्रिभुज है, बोला क्या नाम रख लीजिए ए, इसका बी, इसका सी। बोला क्या ये देखिए यह परपेंडिकुलर है बी डी और ए सी पर, यानी बी डी यहाँ पे डी कोई पॉइंट रहा होगा जो ए सी पे परपेंडिकुलर है। बोला कोई बिंदु ई है, ई बिंदु है, तो ये यहाँ से ऐसे डाल दीजिए। बोला कि जहाँ एंगल बी ई ए यानी बी ई ए ये एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका कितना x डिग्री है, तो इसको x डिग्री लिख लीजिए। अगर ई ए सी 38 है, ई ए सी यानी ई ए सी ये वाला एंगल का बात हो रहा है, ये एंगल कितना है 38 डिग्री है आपका। और एंगल ई बी डी कितना दिया हुआ है 40, तो देखिए ई बी डी यानी ये एंगल आपका कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं 40 डिग्री दिया है, तो आपको x बताना है। तो यदि आप ध्यान से देखिए तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और समझाने के लिए। देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया। यदि इस ट्रायंगल में हम आए, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में देखिए तो ये क्या हो गया 180 होता है तीनों एंगल का सम। तो आप यहाँ देखिए तो हम कह सकते हैं कि इस एंगल का कितना एंगल होगा, तो देखिए 38 और 90 यहाँ दिया हुआ है, यदि तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए, तो ये कितना आ गया, घटा दिए तो कितना आ रहा है 52 आ रहा है, तो यह कितना आ गया आपका 52। और एक बात हम ये भी जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों बराबर होगा, तो ये भी 52 डिग्री एंगल होगा। अब ये भी जान गए कि ये 52 है और ये 52 है, तो ये बताना है आपको, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए ये 52 है, ये 40 है और ये एंगल बताना है, तो फिर से हम जानते हैं कि ये एक एंगल क्या होता है, पूरा ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, तो इसमें से 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो हम जान लेते हैं, देखिए 40 डिग्री हो गया, एक 52 डिग्री हो गया, तो तीसरा x है, और तीनों को क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे। यदि आप 180 से माइनस किए तो कितना हुआ, देखिए तो आपको कितना हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ आ गया 4 5 4 9, यदि आप इसे घटाएं तो कितना हो गया 88 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आ गया 88 डिग्री। 88 डिग्री कौन सा ऑप्शन में, देखिए आराम से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक विक्रेता 2400 में 40 दर्जन फल खरीदे,
इनमें से 30 फल सड़ गए और उनमें से उन्हें फेंक दिया, शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पे बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि उन्होंने 40 दर्जन खरीदा, तो 40 दर्जन खरीदा तो 40, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो इतना उन्होंने खरीदा। कितने में खरीदा, देखिए तो 2400 में खरीदा, और बोल रहा है क्या फाइनली उसे 25% का लाभ भी होना चाहिए। तो 2400 का अगर 25% निकाल के लाभ ले तो कितना आ रहा है आपका 3000 रुपया, क्योंकि 2400 का आधा 1/4 600 में जोड़ दीजिए, तो 3000 रुपया उसको फाइनली क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया फिर कि इनमें से 30 फल सड़ गए। तो देखिए वर्चक 48 यानी 480 फल थे, 480 फल में 30 फल सड़ गए तो कितना बच गया, अब 450 फल बचे सिर्फ। और 450 फल को किस रेट पे बेचा जाए, किस, देखिए यहाँ दर नहीं, प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए। तो प्रति दर्जन के लिए 12 से भाग दे दिए, तो अब बोला कितने हिसाब से बेचा जाए। तो देखिए 3000 फल है, उसको 450 के रेट से बचा, तो 400 बाटा 12 तो ऊपर आ जाएगा आपको। यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए क्या क्या, अगर यहाँ से कीजिए तो 4 से कीजिए, 3 से कीजिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15। यदि इसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 15 दूनी 30, जी 40 दूनी 20 चौक 80, कितने रुपये होगा 80 रुपया। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, 80 रुपये। आराम से सॉल्व कर सकते थे, इजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोला, 2017 में किस प्रकार के वाहनों का निर्यात 2016 में उसी प्रकार के वाहनों का निर्यात का लगभग कितना है, 18.3% है। तो यहाँ से आप जान लीजिए किसका है। तो ये देखिए 2017 में 17 वाला देखिए जितना भी सब लाल वाला क्या है आपका 17 है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें से किसका अनुपात है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों में से सबका निकाल लीजिए, जिसका भी 18.3% होगा वो है, मैं एक करके दिखा देता हूँ। देखिए 25 और 30 है, तो निर्यात लगभग कितना हो गया, 10 बढ़ गया कितना में, अब 25 में। अब यहाँ से 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए देखो 25 चौक 100 और 4 दूनी 40% बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए 40% बता रहा है, इसमें 18.3% जिसका है उसी का बताना है। तो ये तो एक नंबर गलत हो गया। तो उसी तरह आप चेक करते चलिए, तो आप सी नंबर यदि आप चेक कीजिएगा तो इसी का 18.3% होगा। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद, देखिए ए और बी इसको मान लेते हैं, यानी बोले 8 वर्ष पहले, तो -8 वर्ष पहले कितना अनुपात था, देखिए 9:10 था। तो मान लिए उससे बोले अब से 4 वर्ष बाद, तो ये मान लेते हैं प्रेजेंट जो है, अब से 4 वर्ष बाद। तो अब से 4 वर्ष बाद कितना आयु हो गया, 12:13 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब से 4 साल बाद, देखिए यहाँ से लेके अगर यहाँ टोटल का डिफरेंस देखें यहाँ से, तो डिफरेंस कितना, यहाँ से 8 और यहाँ 4, यानी हम मान लेते हैं यहाँ से कितना 12 साल का डिफरेंस है। और यहाँ से टोटल का डिफरेंस देखिए कितना है, 3 रेशियो है, इधर भी 3 रेशियो, यानी बराबर है, यानी 3 रेशियो बराबर कितना हो गया 12 साल, यानी 3 रेशियो बराबर 12 साल हो गया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 4 साल, तो 1 रेशियो बराबर 4 साल। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि आपका 9 रेशियो बराबर कितना हो गया 36 साल। अब 36 साल क्या था, ये 8 साल पहले का है, तो 8 साल बाद यानी प्रेजेंट एज में आएगा, तो 36 में 8 साल जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 44 साल 8 साल बाद था, यानी इसका प्रेजेंट डेट 44 साल था, किसका ए का। तो अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि उनकी आयु ए से 6 वर्ष बाद अधिक है, यहाँ देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, तो ए की आयु प्रेजेंट में कितना आई थी 44 साल, और सी जो है उसका ए से 6 साल बड़ा है, तो 6 साल इसमें जोड़ देंगे, तो 44 से कितना हो गया 50, तो ये 50 ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह के प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखने में तो बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन आप अगर अरेंज करके सॉल्व कीजिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आराम से यहाँ से अगर यदि आप देखें तो देखिए ये x4 5x² + 1, यानी इसे आप अरेंज किए x² से यदि गुना भाग दे दीजिए सबको, तो देखिए ये क्या हो जा रहा है आपका x² बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा x² से यदि डिवाइड दिए थे तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ 1/x² बच गया। यदि आप अरेंज कीजिएगा तो इसे देखिए क्या बच रहा है x² - 1/x² बराबर 5, ये आपका इधर से ये बच गया। अब देखिए इसमें से आप सॉल्व कीजिए,
यदि आप इसको अरेंज करके लिखिएगा तो आप इसे अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यदि आप इसको अरेंज कीजिएगा तो यहाँ दिखा x पे पावर 6 और ये माइनस एक्स पे पावर 6, इन दोनों को साथ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इन दोनों में से क्या कीजिए आप, -3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, देखिए एक्स स्क्वायर -1/x² ये आ गया, और देखिए +1 तो था ही। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि x² -1/x² तो 5 है, तो x⁻⁶ लाने के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो हम फॉर्मूला जानते थे क्या होता है, 3 यानी ये देखिए p का क्यूब, अगर माइनस है तो यहाँ +3p, तो p यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 और +3p यानी 3 × 5 = 15, यानी इसका क्या हो गया 140। ये किसका होगा, x6 पावर 1/x⁻⁶ का वैल्यू ये आ गया आपका। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो आ गया कितना आपका 140 माइनस, देखिए x² 1/x² का वैल्यू 5 दिया हुआ ही है, तो 3 × 5 यानी 15 और +1 जो ये वाला बचा था आपका ये यहाँ आ गया। देखिए तो क्या हो गया 140 ये -14, यदि ऐसा किया तो कितना हो गया 126। 126 कौन सा ऑप्शन में, देखिए 126 यहाँ है। आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा मैथ का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद हम इंग्लिश का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो से बने रहें। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आज नहीं तो कल जरूर कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप में पेशेंस की भरपूर मात्रा है। साथ ही यदि और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे आराम से भरे हुए हैं, तो आप उनसे जाके सॉल्व कर सकते हैं, यदि वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि ये नंबर आपका 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो नंबर 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए, तभी वो नंबर 72 से भी विभाज्य हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 का विभाज्य रूल देखते हैं। तो 8 का विभाज्य रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 6x6। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखिए, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे न्यूनतम मान बोला गया, सबसे छोटा नंबर जब वो 8 से विभाज्य हो जाए। यदि हम 0 रखते हैं तो विभाज्य नहीं होगा। यदि x की जगह 1 रखिए 616, तो 616 8 से विभाज्य हो जा रहा है और सबसे छोटा नंबर भी है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो रहा है आपका, x का वैल्यू यहाँ से आपका 1 आ जा रहा है। यदि x का वैल्यू 1 आ गया तो अब हमको पता है कि 9 का विभाज्य रूल क्या होता है कि सभी संख्या का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब x का वैल्यू 1 है, तो हम सभी संख्या को जोड़कर देखते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है। 6 एक साथ जोड़िए, 6 एक साथ 7 6 कितना होता है 13 13 13 4 17 17 17 और 8 है ना, 17 3 5 25 25 8 इतना सभी को जोड़िए तो कितना हुआ आपका, तो ये आ गया आपका कितना हो गया आपका, आपका हो गया ये 51 हो गया। सभी को जोड़िए तो ये कितना गया 51 + y। तो y में और क्या जोड़े जो 9 से कट जाए, तो देखिए 9 6 54 होता है कि नहीं होता है। तो अगर y की जगह 3 रहता तो क्या होता है 54 हो जाता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि y का वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू 3 होगा। तो अब क्या बोल रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने, तो देखिए 9x - 2y, तो 9 x का वैल्यू कितना 1 है, तो 9 × 1 9 माइनस y 2y है ना, तो 2 × 3 6, तो -6, यानी 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ये होगा। देखिए हमारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमने यहाँ तक 75 प्रश्न को सॉल्व कर चुका है। अब हमारा बचा है और 25 प्रश्न जो कि इंग्लिश का है। तो आप सभी संयम से बने रहे और इसके बाद इंग्लिश को भी जरूर देखिए, और साथ ही लास्ट में वीडियो के लास्ट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था और हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं आप सभी के इंस्ट्रक्शन से ही काम करता हूं, क्योंकि मैं आप सब सेटिस्फाइड है तभी मैं सेटिस्फाइड हूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है, देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, बोला कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो रॉन्ग स्पेल्ड है उसको बताना है। देखिए क्या बोलता है इनएफिशिएंट यहाँ पे गलत है। इनइक्वलिटी सही है। इनइक्वलिटी का मतलब होता है क्या कि समानता असमानता, याद देखिए लिखते भी चाहिए अगर होता है तो क्या होता है असमानता। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं क्या होता है स्वतंत्रता होता है। और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को हमें रिझाना। और इनएफिशिएंट यहाँ पे गलत होगा,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे फिर से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। देखिए यहाँ पे ब्लिस, बेटर, बोर्ड, बिहेव। बिहेव का स्पेलिंग गलत है, बिहेव ऐसे होता है दोस्तों, BEHAV। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, BEHAIV, बिहेव यहाँ पे गलत है। अब साथ ही आप ये जान लीजिए कि आगे का मीनिंग क्या होता है। बोर्ड का मतलब हम जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए बोर्ड को अलग अलग तरह से देख सकते हैं। एक बोर्ड होता है पैड, एक बोर्ड होता है कि जो अलग अलग संस्थान होते हैं उसको भी बोर्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बेटर है, बेटर मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। और यहाँ पे ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है मनोकामना। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए बता रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट होता है दोस्तों। तो यहाँ लिखिए ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम देख नहीं सके उसे बोलते हैं ओपेक। तो उसका उल्टा क्या होगा, क्लियर, जिसे हम साफ साफ देख सकते हैं। क्लियर मतलब क्या होता है, हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब होता है धुंधला। यहाँ पे याद रखिएगा क्या होता है, धुंधला। डल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का। और हेजी मतलब क्या होता है, ये भी होता है धुंधला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, ये क्या बोला, इनडायरेक्ट स्पीच, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सही इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा है ये बताना है। देखिए बोला है क्या, भोला सेड टू हिज मदर व्हाई ही दिस चारकोल सो ब्लैक। तो यहाँ क्या बोला, भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। देखिए ये जो चारकोल है ये दैट होगा दोस्तों, यहाँ पे दिस नहीं होगा, यही कंडीशन यहाँ पे था। तो ये कंडीशन यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बता रहा है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो पढ़िए, शी वाज डैश टू हैव वर्क विद सम रिनोल्ड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोला कि जो वह काम करती थी ऐसे कुछ महान वैज्ञानिकों के साथ, तो उन्हें क्या हुआ, देखिए तो उन्हें सौभाग्य हुआ। जो लड़की थी उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कुछ बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करने के लिए। तो यहाँ फॉर्चुनेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सौभाग्य। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत भी अप्रोप्रिएट स्टेट हो रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है, फेवरेबल। फेवरेबल तो सूट करेगा नहीं, एफलेंट भी नहीं, चार्म्ड भी नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स यानी दोस्तों पर्यायवाची, दोनों का सेम बताना है। देखो 45 का मतलब होता है क्या, आप सिक्योर रहें, यानी आप कह सकते हैं क्या कि आप अपने आप को बचाव करते रहें, यानी आप सुरक्षित रहें। तो उसी का क्या हो गया, यहाँ देखिए सिक्योर। सिक्योर मतलब भी क्या होता है, सुरक्षित। यहाँ पे देखिए हार्म मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेग्लेक्ट मतलब क्या है कि आपको नकारात्मक करना, नकारा समझ लीजिए। और लूजन मतलब क्या होता है, हारा या हार जाना या छोड़ देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला दोस्तों, इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर को बताना है, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ग्रामेटिकल एरर को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे इट। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, विल डिपेंड टू द विलिंगनेस। देखिए द लॉन्च ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक कार, यानी छोटा इलेक्ट्रिक कार का लॉन्चिंग किस पे डिपेंड करेगा कि खरीदने। तो यहाँ पे विल डिपेंड नहीं होगा, विल डिपेंड्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न क्या है, आप ध्यान से समझिए। इसका सिनोनिम्स बताना है। तो इंथ्रल, इंथ्रल का मतलब क्या होता है, मंत्र मुग्ध करना। याद रखिएगा, मंत्र मुग्ध करना, या फिर आप बोल सकते हैं मोहित करना। आप सुने होंगे किसी को मोहित करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। मिसमराइज का भी मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, यानी मोहित करना। ठीक है दोस्तों, देखिए अब फ्री मतलब क्या होता है, खाली या भी छूटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
a sound that cannot be heard, a group of word for a word। बोला कि एक वाक्य बताना है, एक सेंटेंसेस के लिए एक वर्ड बताना है। तो देखिए क्या बोला, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा साउंड जिसे हम कभी सुन नहीं सकते। तो क्या होता है, इनऑडिबल। तो इसे क्या बोलते हैं, इनऑडिबल, ऐसा साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते। चलिए अब देखिए इन सभी का मतलब क्या होगा। देखिए इलिजिबल मतलब क्या होता है कि आप उसमें योग्यता प्राप्त नहीं है। इनकम्प्रिहेंसिबल यानी इनका हम विद्यांश या फिर वाक्यांश नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब होता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जंबल वर्ड से क्वेश्चन है तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से आप क्या कीजिए, बाय ऑप्शन जाइए। देखिए देयर वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन अ सेंटर ऑफ विलेज। ए, यहाँ तक तो सही है। डी देखिए, चिल्ड्रन लव टू प्ले अराउंड द ट्री एंड पिक डिलीशियस एप्पल। बोल रहा है क्या, यहाँ पर एक पुराना सेब का पेड़ था जो कि गांव के बीच में था। बच्चे सब वहाँ प्यार करते थे उस पेड़ और वहाँ से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट एप्पल को तोड़ते थे। फिर क्या बोला गया है, द एडल्ट आल्सो सेट इन अ सैड एंड डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट थिंग। और जो बड़े होते थे वो भी वहाँ बैठते थे और वो पेड़ों की छाया में बैठते थे, साथ ही वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग को डिस्कस करते थे। दे रिमेंबर दैट कैन टू हार्ड प्ले अराउंड द ट्री व्हेन द ट्री वेयर योर। तो यहाँ पे देखिए ये जंबल्ड सही बैठ रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते थे। बोला क्या, डिनाउंस का एंटोनिम्स बताना। एंटोनिम्स का मतलब क्या था, विपरीतार्थी। तो डिनाउंस का मतलब क्या होता है यार, देखिएगा डिनाउंस का मतलब होता है अपना दोष किसी और पर लगा देना। यानी आप अगर इसका शुद्ध हिंदी बोले तो दोषारोपण करना। क्या होता है, दोषारोपण करना, यानी अपना दोष किसी और पर लगा देना। तो अप्लाउड, अप्लाउड का मतलब क्या होता है कि किसी पर दोष नहीं लगाना, ये कह सकते हैं। यानी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बाकी भी देखेंगे तो क्या होगा। देखिए ब्लेम मतलब भी क्या होता है, दोष लगाना है। क्रिटिसाइज मतलब क्या करना, वही होता है। विलिफाई में मतलब लगभग वही होता है। तो अपोजिट आप यहाँ से बाय ऑप्शन भी छाड़ सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोल रहा है यहाँ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम्स। इडम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है। मतलब फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ, धरती का चार कोना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के सभी भागों से, इसका यही मतलब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट पैसिव फॉर्म इन द गिवन सेंटेंसेस। तो क्या बोल रहा है, द मर्चेंट टुक आउट द डेड पैरट फ्रॉम द केज। तो यहाँ पे देखिए द डेड, यहाँ पे आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहले रखते। तो ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा, द डेड पैरट वाज टेकन आउट। टुक का टेकन भीतरी होता है, आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट बाद में आया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। तो यही तो खेल होता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, दे डिसवेडेड मी टू विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट होगा, मी ऑफ विजिटिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मी फ्रॉम विजिटिंग। तो ये फ्रॉम विजिटिंग कौन सा ऑप्शन में थे, ये है। तो यहाँ से ही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से जंबल वर्ड है। तो जंबल वर्ड को कैसे सॉल्व करना मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। देखिए बेसिकली आपको जो पिछले पेज पर अगर सॉल्यूशन करवाया जाता है, इसमें से बेसिकली आपको ये जानने का मौका मिलता है कि बेसिकली प्रश्न किस प्रकार से थे और हम कितने प्रश्न को सॉल्व कर पाए और हमें क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करना है। इसी को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को देखते रहिए, जिससे कि आपको अपनी कमजोरियों पर पता चलेगा और साथ ही उसको कोशिश कीजिएगा खत्म करने का। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाय ऑप्शन हमने बताया था आपको। तो देखिए बट यानी बी से, ए से तो स्टार्ट नहीं हुआ तो ये ऑप्शन ऐसे छट गया। फिर डी से देखिए, वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल दैट डे।
कौन सा दे, दैट दे, कहाँ से पता चलेगा, नहीं पता चल रहा है, यानी पीछे भी कोई बात होगा, तो यहाँ से डी भी ऑप्शन आपका छट गया, यानी ये भी छट गया। अब बीस लीजिए, व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टुक अ टूर इनिशिएटिव विवेस बुद्धा टेम्पल। तो आप कहाँ से देखें, नहीं देखें, तो ये बी से आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हाउएवर, अब देखिए बी के बाद हाउएवर, तो बी के बाद डी आइए, वी विजिटेड टेम्पल, तो यहाँ से आप पैटर्न समझिए। देखिए बी के बाद ए आएगा, यहाँ से देखिए फेमस टेम्पल, बट आफ्टर वाइल दे ब्रिंग ऑल मेमोरी। देखिए यहाँ से तो ये बन ही नहीं रहा बी से, तो यहाँ से अब लास्ट ऑप्शन ये तीनों नहीं बना तो डी ही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। बोला अदाली खल इज सच अ विलेज घरवाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। तो यहाँ पे क्या है, अदाली खाल इज सच अ रिमोट विलेज इन घरवाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। तो यहाँ पे क्या, कोई भी आराम से आ सकता है, इसका यही मीनिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम एज द मीनिंग अ रैबिट ड्वेलिंग, तो बोल रहा है कि इसका सेम मीनिंग क्या है, रैबिट्स ड्वेलिंग का मतलब रैबिट जो छेद करता है, यानी जो वहाँ रहता है वो कौन सा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बुरो बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द मैटर दैट मीन्स क्या होता है कि क्रिटिकल पॉइंट, यानी गंभीर स्थिति बोल सकते हैं, ठीक है, यानी गंभीर स्थिति ये बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कठिन पॉइंट, तो यहाँ पे बोल सकते हैं द क्रिटिकल पॉइंट, इसका मीनिंग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न क्या है, इन द सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। द प्रोमोटर्स of Med Hospitals has agreed to sell their business to Pearl Hospitals। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हैज़ एग्रीड नहीं होगा, हैज़ एग्रीड नहीं होगा, तो ये बात यहाँ पे सही नहीं था, तो ये ग्रामेटिकल एरर हो गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप सभी की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और साथ ही आप सभी को कितने ज़्यादा हमसे उपयोग हो सके तो उसके लिए भी मैं पल पल मेहनत करते रहता हूं। तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे मैं हर दिन नए नए वीडियो डालते रहता हूं प्रीवियस ईयर के। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, CHSL, CGL, CPO, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का मैं प्रीवियस ईयर पेपर डालता हूं। साथ ही मैं साइंस का पिप टेस्ट सीरीज बनाते रहता हूं, और मैं इसमें डाला हुआ हूं, तो सभी आपको आप जरूर देखें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो नीड ऑफ टू सब्स्टिट्यूट इज सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ क्या बोला गया, देखिए शी हैज बीन राइटिंग द नोवेल फॉर इयर्स बट शी डिडंट फिनिश इट येट। बोला कि वह पिछले कई वर्षों से लिख रही है नोवेल, लेकिन अभी तक फिनिश नहीं की है। तो देखिए ये फिनिश येट, यानी ये यहाँ येट नहीं आएगा, येट का मतलब अभी होता है, अभी तक कंप्लीट नहीं की है, तो ये येट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट फिनिश्ड इट, अभी तक पूरा नहीं की है, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न जो कि इंग्लिश के थे। तो हमने यहाँ आज 1 से लेके 100 तक पूरे 100 क्वेश्चन को पूरा किया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही फायदा होगा इस प्रीवियस ईयर के वीडियो से। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिन्हें ज़रूरत हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ज्ञान होता है उसे बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।